अनलॉकिंग विट्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है मित्रों। हम जिस तरह से कि इससे पिछले वाले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे कि 19वीं शताब्दी में जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसके क्या उत्तरदायी कारक थे, व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबल रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इन 18th सेंचुरी। तो इन दैट प्रीवियस पार्ट वी डिस्कस्ड डिफरेंट फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस राइज। उस एपिसोड में कंटेंट और जो विषय वस्तु थी उसके प्रवाह में मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, उसको मैं अभी सुधारना चाहता हूँ। उसमें एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे ब्रिटेन के राष्ट्रवाद का थोड़ा सा उसमें एग्जांपल देना था, तो वो 19वीं शताब्दी से संबंधित प्रकरण चल रहा था, इसलिए वो मेरे दिमाग से भी स्लिप हो गया, पता नहीं क्या हुआ ये। मैंने उसमें अभी जब मैंने बाद में उसको रिव्यू किया तो मैंने देखा कि मैंने बता दिया कि 1788 कभी 1888 जो फ्रांस में जो इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हुआ, जबकि राजाओं को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी और संसद की सत्ता आ गई, तो वो जो वर्ष था वो 1688 था जब रक्तहीन क्रांति हुई थी, है ना। और वो 17वीं शताब्दी का अंतिम समय था। और जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी वो 1650 और उसके आसपास से शुरू हो गई थी। ये थोड़ा सा मुझे अपना संशोधन करना था, तो उस समय मैंने जो भी वो ईयर बताया हो उसको आप ये माने कि वो 1688 है। खैर ये तो हो गया। अब ये कहना था मुझे, जो प्रथम इसका चरण था राष्ट्रवाद का, ये बहुत हसीन राष्ट्रवाद था और इंक्लूसिव था और लोगों की तरक्की के लिए था, और सिर्फ जिस राष्ट्र में ये विकसित हुआ था उस राष्ट्र के अलावा दूसरे राष्ट्रों की खुशहाली की भी ये कामना रखता था ये राष्ट्रवाद। इसमें किसी भी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं थे दूसरे राष्ट्रवादों के साथ। लेकिन ये जो राष्ट्रवाद 1870 के बाद विकसित हुआ, इसका बड़ा दुरुपयोग किया गया। यह मैं दुर्भाग्य रहा राष्ट्रवाद का। इतनी खूबसूरत, इतनी कोमल, इतनी परिणाम उत्पादक एक अवधारणा का गलत इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया। यानी कि एक राष्ट्र ने अपने राष्ट्रवाद का इस्तेमाल दूसरे राष्ट्रवादों के खिलाफ करना आरंभ कर दिया। एक राष्ट्रवादी समूह दूसरे राष्ट्रवादी समूह का दुश्मन हो गया, शत्रु हो गया, जबकि ऐसा पहले नहीं था। हमने जाना है कि यूरोप में जहाँ कहीं भी नेपोलियन की सेना जाती थी वो वहाँ राष्ट्रीय भावना का प्रसार करती थी, और 1930 और 1948 की क्रांतियों में भी हमने देखा कि यूरोप के तमाम देशों ने एक दूसरे की मदद की राष्ट्रवाद के प्रसार में। लेकिन ये बड़ा इसका दुरुपयोग हुआ, और इसका आगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग हो गया। और अपने घिनौने रूप में जब ये आया, जब हिटलर ने जर्मन राष्ट्रवाद का इस्तेमाल किया यहूदियों को मारने में और गैर जर्मनों को मारने में और उनके साथ बुरा बर्ताव करने में, तो ये इसकी शुरुआत यहीं से हुई। समस्या शुरू हुई पूर्वी और दक्षिणी यूरोप से, जहाँ बाल्कान देश हैं। ये एक्चुअली बाल्कान देश जो थे, जैसे आज का है रोमानिया है, बुल्गारिया है, और मॉन्टीनीग्रो है, सार्बिया है, यूनान है, और बोस्निया है, हर्जगोविना है, ये जो देश हैं आज, ये उस समय बाल्कान देश कहलाते थे। और इसके जो नागरिक हैं उनको स्लाव कहते थे। इनका संबंध थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं पश्चिमी रूस से था, रूस के पश्चिमी हिस्से से इनका संबंध था। और ये किसी एक सेट के नहीं थे, किसी एक कम्युनिटी के नहीं थे। वो अलग अलग भाषा भी बोलते थे, उनके अपने भाषाई समूह थे, और उनके अपने एंथ्रोपोलॉजिकल ग्रुप थे, अपने निर्जातीय समूह थे, उनकी अपनी एक सांस्कृतिक विरासत थी, सबकी थी, अलग अलग सांस्कृतिक विरासत थी, उनकी थोड़ी भाषा भी डिफरेंट थी, और वो एक पर्टिकुलर भूक्षेत्र में भी रहते थे। और जब से ये सब ओटोमन साम्राज्य, जिसे उस्मानी साम्राज्य कहते हैं, ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत ये सारे आते थे। और ओटोमन साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जो कि पूर्वी यूरोप से लेकर के और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। सबसे बड़ा साम्राज्य था उस समय का वो। तो इस समय जब वो ओटोमन साम्राज्य कमज़ोर होने लग गया, तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो समूह थे, विभिन्न प्रकार की जो राष्ट्रीयताओं के लोग रहते थे, वो अपनी स्वतंत्रता चाहने लगे। और उस स्वतंत्रता चाहने के लिए जो उन्होंने टूल इस्तेमाल किया वो राष्ट्रवाद था। ठीक है, असल उद्देश्य था कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहें, मतलब वो अपनी स्वतंत्रता चाहते थे, अपनी भाषा का उन्नयन चाहते थे, अपने लिए एक एरिया चाहते थे, भूक्षेत्र चाहते थे, जहाँ वो अपने सांस्कृतिक प्रतिमानों के हिसाब से जिएं, उसकी तरह रहें। तो ये उनका था, उनकी स्ट्रेटजी थी, और वो ठीक भी थी। और इसके लिए वो
उन्होंने क्या राष्ट्रवाद का इस्तेमाल किया, यानी कि अपने समूह को लोगों को जोड़ना शुरू किया उसके लिए। और बाद में हालांकि ओटोमन साम्राज्य ने बहुत प्रयास भी किया कि किसी तरह से सुधार करके इसको मजबूत बनाया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया और ओटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। और विघटन होने के साथ साथ जो ओटोमन साम्राज्य में यूरोपीय राष्ट्रीयताओं के जो देश थे, जैसे यूनान पढ़ेंगे, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम भी पढ़ेंगे, तो वो सब अलग होने लगे और अलग अलग देश उनके बनने लगे। अब वो समस्या क्या हुई कि ये जो बाल्कान देश थे, ये एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे, ये एक दूसरे के हिस्से हथियाना चाहते थे ताकि उनके समूह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो लैंड कवर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र वो ले सकें। तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ वैमनस्य रखते थे, एक दूसरे के खिलाफ घृणा रखते थे और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्रों में लगे रहते थे और एक दूसरे की ज़मीन कब्जा करने की कोशिश करते रहते थे। तो ये ऐसी बड़ी विस्फोटक जैसी स्थिति बनी हुई थी। इसमें एक तो ये था जो हमने इसमें लिखा है कि बाल्कान संकट, इसने भी राष्ट्रीयता में 19वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रवाद का प्रसार किया, लेकिन ये बड़ा ही नकारात्मक, सीमित लक्ष्य वाला संकीर्ण राष्ट्रवाद था। इसकी हमने चरम देखा है, हमने जब हम बात करेंगे, अगला लेसन ही आएगा वो जर्मनी में नाज़ीवाद, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा ये था कि बाल्कान क्षेत्र में एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि बाल्कान क्षेत्र की जो हम ये कहेंगे कि जो उसकी पूर्वी सीमा थी, पूर्वी सीमा पर रूस था, पश्चिमी सीमा जो थी उसमें यूरोपियन देश थे, ऑस्ट्रिया वगैरह, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो अब ये जो बाल्कान देश थे, वो जो तमाम यूरोप के देश थे, इनके ऊपर नज़र गड़ाए हुए थे कि वो बाल्कान देशों पर भी अधिकार करना चाहते थे, उनसे क्षेत्र लेना चाहते थे। तो इससे विस्फोटक स्थिति हो गई, क्योंकि वो उसमें कई बार यूरोपीय शक्तियों के हित आपस में टकराने लगे। अच्छा, यूरोपीय शक्तियों ने अपने साम्राज्यवादी प्रसार के लिए भी राष्ट्रवाद का बहुत बुरा इस्तेमाल किया। अपनी नस्ल को, अपनी भाषा बोलने वालों को, उपनिवेशों में जो लोग जहाँ उन्होंने कब्जा किया, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, अपनी जातीय श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, अपनी भाषाई श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रवाद का इस्तेमाल किया और उपनिवेशों के लोगों के साथ इस आधार पर बहुत दमनपूर्ण व्यवहार किया। एक ये था। तीसरा, इस राष्ट्रवाद का एक अच्छा उपयोग भी हुआ। जो ये नफ़रत फैलाने वाला, घृणा फैलाने वाला, विरोध करने वाला, खिलाफत करने वाला जो राष्ट्रवाद था, इसका उपयोग हम लोगों ने भी किया। मतलब हम लोग, जिन लोगों को इन पश्चिमी शक्तियों ने अपना उपनिवेश बना रखा था, हमने अपने देश को इन विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल किया। तो ये एक राष्ट्रवाद का कारण बना 19वीं शताब्दी में। तो इस तरह से हम मोटे मोटे तौर पर ये पूरा हमने पूरे पर बहुत गंभीरता से चर्चा कर ली है और हमने ये भी देख लिया है कि यूरोप में 19वीं शताब्दी का राष्ट्रवाद दो हिस्सों में विभाजित हो गया था और शुरू में तो उदार था, जनतांत्रिक था, समावेशी था, है ना, और बाद में आदर्शवादी था, स्वतंत्रता का पोषक था, सह अस्तित्व को मानता था। लेकिन बाद में 1870 के बाद से ये काफ़ी विस्फोटक हो गया और प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी ये बना।